वीडियो था उसके अंदर हम क्या देख रहे थे, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख रहे थे। गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास क्या होता है, देखो गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से इंडिकेट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का काम क्या होता है, सिंपली काम क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का रोल क्या होता है, यार तेरा काम ये है कि तुझे ये बताना है कि रिएक्शन को देखिए बताना कि स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। बस स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम उसे बोलते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन को फेंका नीचे अपने आप आ गया, अगर मैं यहाँ से एयर चलता है ऑटोमेटिकली होता है, मान लो कुछ भी जो भी चीज़ अपने आप जो हो रहा था उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। बट केमिस्ट्री में यार अपने आप होने वाला ये सब तो वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ये लोग तो अपना स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करेंगे ना। इन लोगों ने एक टर्म को डिफाइन कर दिया, मीन्स बोला कि गिब्स फ्री एनर्जी तेरा यही काम है कि तेरे को रिएक्शन को देख के तुझे ये बताना है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। चलो यार ये बात तो समझ में। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी ने एक सवाल पूछा, उसने बोला कि मैं कैसे रिएक्शन को, मेरे पास कोई जादू तो है नहीं कि मैजिक तो है नहीं कि मैं किसी भी रिएक्शन को देख के और गिब्स फ्री बता दूंगा कि स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। मैंने बोला बात तो एकदम सही बोल रहा है, अब क्या किया जाए। तो उसके लिए हमने सिंपली क्या किया, बोला कि देख अगर तेरा डेल्टा जी का जो तेरा वैल्यू होगा, जो तेरा आंसर है अगर वो लेस देन जीरो, मीन्स अगर जीरो से छोटा मीन्स -1 -2 -3 नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाना वो रिएक्शन कैसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अच्छा अगर मान लो तेरा डेल्टा जी का वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर देन आ जाए, जीरो से ग्रेटर देन आने का सीधा मतलब है पॉजिटिव, अगर वो आ गया तो समझ जाना तेरा रिएक्शन कैसा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है ये पॉइंट तो क्लियर है। अगर मान ले उससे गिब्स फ्री एनर्जी ने क्वेश्चन पूछा कि मान ले अगर मेरे पास ना तो ग्रेटर देन हो ना लेस देन, अगर एक्जैक्टली अगर जीरो आ जाए, इन दैट केस में क्या बोलूंगा, तो तू सीधे सीधे बोला कि जो रिएक्शन हो क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अटेंड है, मतलब जो जो उसे चाहिए था वो एकदम स्टेबल में आ चुका है, उसे कुछ मूव करने की जरूरत नहीं है, जैसे है उसे वैसे ही रहने दो। ये फंडा तो क्लियर हो गया। लेकिन अब गिब्स फ्री एनर्जी ने बोला ठीक है ये तो मैं अलग बात है, लेकिन तूने गिब्स फ्री एनर्जी ने क्वेश्चन राइज किया, हमसे पूछा कि इस चैप्टर में मेरा क्या रोल है, मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया। तो गिब्स फ्री एनर्जी को हमने बोला देख यहाँ पे हम सेल को रिएक्शन को बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। अब हमारा यहाँ पे रोल ये है कि मैं तुझे इसलिए लेके आऊँ, तुझे रिएक्शन को जितने सेल के जितने भी हमारे पास रिएक्शन होने वाले हैं उसको देख के तुझे ये बताना है कि यार ये जो रिएक्शन हो रहा है क्या ये स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, बस तुझे उतना बताना है। अच्छा उसने बोला ठीक है उतना तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे एक सवाल बोला, उसने पूछा कि मैं कैसे बताऊँ ये लेस देन ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो, लेकिन कैसे, मुझे कोई तो आंसर लाने के लिए कोई तो फॉर्मुला तो दे मुझे जिससे मैं वहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट करूँगा तो मुझे वहाँ पे आंसर आएगा। मैंने बोला बिल्कुल से अभी तुझे दे रहा हूँ। तो उसी फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए हम सिंपली ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोसेस देखो क्या था, तो बेसिकली हमें पता है स्पॉन्टेनियस बोलो, स्पॉन्टेनिटी बोलो या फिर फिजिबिलिटी बोलो, तीनों वर्ड के आपस में एक ही होता है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। स्पॉन्टेनियस बोलो, फिजिबिलिटी बोलो, स्पॉन्टेनिटी बोलो, तीनों वर्ड बेसिकली क्या एक ही है। तीनों वर्ड का सीधा सीधा एक ही मतलब है, रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस बताना। अगर स्पॉन्टेनियस हुआ तो सीधी सीधी बात है डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अगर नहीं हुआ तो सीधे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इक्वल टू या जीरो, तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहेगा। ठीक है अब यार हम कैसे क्या ऐसा फॉर्मूला हम ड्राइव करें, मैं ऐसा क्या गिब्स फ्री एनर्जी को एक फॉर्मूला दूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू पुट करते मेरा सारा काम नहीं पड़ जाए। अब उस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। थोड़ा सा क्या दिमाग लगाया, जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है बेसिकली वो किसके इक्वल होता है, हमारा यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। नहीं जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है ना उसका एक तो रोल होता है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस देख के बताना, लेकिन दूसरा उसका काम क्या होता है कि जितना भी यूजफुल वर्क हुआ, फॉर एग्जांपल 24 आवर्स में ऑलरेडी समझा चुका डिस्कस, मैं समराइज कर रहा हूँ 24 आवर्स में अगर मैं 10 आवर्स या फिर 6 आवर अगर मैं बेसिकली मान लो काम करता हूँ, बाकी जो कितना मैंने 24 आवर्स में से यूटिलाइज कितना किया 6 आवर को यूटिलाइज किया, बाकी जो मेरे पास 18 आवर्स लेफ्ट हो गया वो क्या गया मेरा वेस्ट गया एक तरीके से। तो गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली वही बोलता है कि जितना जितना तुमने वर्क या फिर जो भी तुमने काम जो एकदम सही प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया उसके इक्वल कौन होता है, डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी होता है। वही लिखा है यहाँ पे देखो, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम की किसके इक्वल होता है, गिब्स फ्री एनर्जी उसके इक्वल होता है। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हमारे पास जो सेल होगा उसे हमें चेक करना पड़ेगा या तो स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होगा, मेरे पास अगर नेगेटिव आना चाहिए यार, जीरो से छोटा क्या हो सकता है, -1 -2 -3 -1.1 -2, देखिए जीरो से छोटा जो भी होगा नेगेटिव हो, इसलिए हमने यहाँ पे बाहर लगा क्यों, क्योंकि हमें स्पॉन्टेनियस को चेक करना है। स्पॉन्टेनियस चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मा दिया, क्या फॉर्मा दे रहे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यार देख ये बात तो समझ में आ गई कि जो गिब्स फ्री एनर्जी तो किसके होता है, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है जो जितना भी यूजफुल वर्क करेगा उसके इक्वल होगा, किसका उसका कौन इक्वल होगा, गिब्स फ्री एनर्जी होगा। लेकिन यार यहाँ पे जो सेल है वो तो यूजफुल वर्क करेगा नहीं, यहाँ पर तो कुछ इलेक्ट्रिकल काम करेगा। यार बैटरी है, अब तूने बैटरी को किसी भी वॉच में फिट कर दिया, फिर रिमोट कंट्रोल कार में फिट कर दिया, फिर उसको चला रहा है। तो मान लीजिए जब उसको चला रहा है कार को, तो अगर मैं उस कार को चला रहा हूँ तो बेसिकली कुछ टाइम बाद सेल क्या डिस्चार्ज हो जाता है। तो क्या ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होता है ना, ऐसा तो नहीं कि हमने उसको डिस्चार्ज किया, कुछ टाइम चलता है, फिर मान लो कि उसका पावर मान लो 5 दिन तक 5 दिन तक मैंने खूब कार को चलाया एंड उसका डिस्चार्ज हो, तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ पे तो कौन सा काम कर, इलेक्ट्रिक वर्क काम कर रहा है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बेसिकली ये जो सेल होता है हमारे पेंसिल सेल, वो बेसिकली क्या होता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। जो भी हमारे घर में वॉचेस के अंदर सेल होती है, सब किसके एग्जाम्पल है, डेनियल सेल के। तो डेनियल सेल का काम क्या होता है, याद करो फर्स्ट अपना वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। डेनियल सेल का काम क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है, ऐसा सेल जो बेसिकली क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या होता है, डेनियल सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेल है हमारे पास पेंसिल सेल होता है, उसके अंदर केमिकल्स है, उस केमिकल्स को बेसिकली कन्वर्ट किस में हम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो हमारा कार वगैरह या फिर जो भी वॉच है वो चलता है, तो वही हमारे पास काम होता है। तो यार यहाँ पे हम कौन सा वर्क करें, इलेक्ट्रिकल वर्क करें, तो सिंपली हमने डेल्टा जी को किसके इक्वल बोल दिया, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। जो सेल है वो कौन सा वर्क करेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। उसी को मैंने लिखा डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल, और ये डब्ल्यू क्या वर्क डन को रिप्रेजेंट करे कौन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, जो भी मान लो जो सेल है, अगर मान लो सेल नहीं, अगर मान लो उसको मैंने 10
10 जूल यहाँ पे उसको मैंने पावर दिया, मीन्स उसको एनर्जी दिया 10 जूल। मतलब यार क्या हो गया इस कैमरा को, मान लो पीछे क्यों हो गया, ठीक है। एनीवे जो भी है, अगर मान लो जो सेल को मैंने 10 जूल बेसिकली एनर्जी दिया, 10 जूल एनर्जी दिया, ऐसा तो है नहीं एकदम वो पावर रेंजर तो है नहीं, फिर उसके अंदर कुछ मैजिक तो है नहीं कि जितना एनर्जी दिया उतना काम कर, नहीं कुछ एनर्जी क्या वो लॉस करेगा हीट के फॉर्म में, जो बैटरी गर्म होगा, फिर जो भी रेजिस्टेंस के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस करेगा। तो मान लो 10 जूल मैंने एनर्जी दिया, जूल किसका यूनिट होता है, वर्क। वर्क अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो 10 जूल अगर मैं उसको एनर्जी देता हूँ काम करने के लिए, बोलता है कि भैया तेरे पास मैंने 10 जूल तेरे को ला के दे दिया, अब तेरा काम है 10 जूल को यूटिलाइज करना। वो 10 जूल में से मान लो 8 जूल यूटिलाइज करता है, जो 2 जूल को बेसिकली वेस्ट करता है। तो जितना उसने यूटिलाइज किया बेसिकली वही क्या होगा, मेरा गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है। वही लिखा डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल और ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क इज यूजफुल। जितना मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल वर्क है ना, जितना भी यूजफुल होगा सिर्फ हमें उसी के काउंट करना, जो वेस्ट चला गया उसे हमें बिल्कुल भी काउंट नहीं करना। अच्छा ये बात तो समझ में आ गया। अब यार इलेक्ट्रिकल वर्क होता क्या, तो फिजिक्स में देखो यहाँ पर डरना बिल्कुल नहीं, फिजिक्स में जस्ट पढ़ेंगे कुछ टाइम बाद। इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है ना उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा यू से। वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये फॉर्मुला होता है, कहाँ से आया कैसे आया वो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में जब पढ़ रहे हैं अपना, बस फटाफट क्विकली पढ़ेंगे, बहुत जल्दी रहेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है फिजिक्स में फॉर्मुला होता है इलेक्ट्रिकल वर्क किसके होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैं लिख भी देता हूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क। मीन जितना हमने वर्क डन किया डिवाइड बाय चार्ज करूंगा तो वो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से इलेक्ट्रिकल वर्क में डेल्टा यू क्वेश्चन कितना होगा, डब्ल्यू डिवाइड बाय कितना होता है, क्यू होता है। चलो ये पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे देखो मुझे एक फॉर्मुला डेराइव करना था गिफ्ट फ्री एनर्जी को। यहाँ पे मैं क्यों इतना मगजमारी कर रहा हूँ, मैं इसलिए मगजमारी या फिर इतना यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ एक फॉर्मुला को डेराइव करना जो मैं गिफ्ट फ्री एनर्जी को दे दूँ, उस फॉर्मुले के अंदर वो वैल्यू पुट करे। अगर मान लो अगर नेगेटिव आ गया तो समझ जाऊंगा वर्क अपना जो सेल का रिएक्शन हो कैसा स्पॉन्टेनियस, अगर मान लो पॉजिटिव आ गया तो समझ जाऊंगा जो हमारा सेल का रिएक्शन है वो बेसिकली क्या है, मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये पॉइंट हमें क्लियर है यार, ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गया। अब उस फॉर्मुले को देने के लिए हमें कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, वही सारा काम हम यहाँ पे बेसिकली कर रहे हैं। तो देखना ध्यान से, रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मुले को हम आगे बढ़ाने के लिए सिंपली हम एक चीज़ करते हैं, देखना ध्यान से। ये बेसिकली हमने एनोड कैसा होता है फटाफट बताओ, एनोड बेसिकली क्या होता है यार, भूल गए। लेफ्ट लोन याद करो, अगर कुछ भी भूल जाओ ना लोन को याद करो। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। जो एनोड होता है बेसिकली कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव लिया, ये एनोड है। एंड मैंने एक कैथोड का प्लेट लिया, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ये कैथोड का मैंने एक प्लेट लिया, ये बेसिकली क्या लिया मैंने, कैथोड लिया। एंड मान लो यहाँ से जो एनोड है, एनोड से मान लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना शिफ्ट किया मैंने किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। और कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया मैंने मान लो एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब मन में सवाल आ गया क्यों, क्या ऐसा क्या जरूरत आ गया जो मुझे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ा। मैं यहाँ से एक फॉर्मुले को डेराइव करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दो प्लेट्स को लिया, एक तो कैथोड लिया और सॉरी एक एनोड लिया, दूसरा कैथोड लिया। अब मैंने क्या किया, एनोड देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में पता है कि जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, जो एनोड है, एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मैंने एनोड को बोला एनोड तू क्या तेरे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो सिंपली क्या अगर कैथोड को अपना इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करना स्टार्ट कर, तो बेसिकली एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। मतलब एन मोल मतलब समझो बहुत सारी एन मोल, एन मैंने इसलिए यहाँ पे डिकेट किया, मान लो यहाँ से 2 गया होगा 3 गया कितना गया मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने एन मोल मान लिया। एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर गया। अब मैं मान लो अगर मैं यहाँ पे चार्ज लिखना चाहूँ कि चार्ज बेसिकली कितना होगा, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय जितना मेरे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्कस किया था हमने, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिजिक्स में याद करो एक कूलम बेसिकली सॉरी जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंट्रोडक्शन वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था एक कूलम पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पे 1.6 × 10⁻। मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ कि टोटल चार्ज जो बेसिकली यहाँ से जा रहा है एनोड से कैथोड की तरफ जो जा रहा है कितना मेरे पास टोटल चार्ज होगा। तो सिंपली मैंने उसको निकालने के लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास गया सिंपली उसको मल्टीप्लाई करूँ, जो भी आंसर मेरे पास निकलेगा वो बता देगा कि इस पर कितना मेरे पास टोटल मेरे पास चार्ज प्रेजेंट है इस एनोड पे। क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं। मैं यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ अगर मान ले मेरे पास 10 रोटी है, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई 10 रोटी है। अब मुझे नहीं पता, मान लो मेरे पास कोई 10 रोटी है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता है जो 10 रोटी है इसका मेरे पास वेट कितना होगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, एक को सिंपली मैं वहाँ पे जाऊँगा जो भी मेरे पास मशीन होगा वेट मशीन विंग मशीन उस पर जाऊँगा, मैंने रख दिया, उसका वेट मुझे मान लो लेटर से 100 ग्राम मिल गया। अगर एक का अगर मुझे 100 ग्राम मिल गया तो बाकी जो 10 है जो मैं 10 रोटी है उसका अगर मुझे वेट चेक करना कितना करूँगा 100 × 10 कर दूँगा, सिंपली कितना हो गया मेरे पास 1000 ग्राम, मतलब 1 kg बेसिकली मिल गया। तो वही मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। मैंने सिंपली क्या किया, मुझे एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से कितने नंबर टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा मेरे पास एनोड पे प्रेजेंट मुझे नहीं पता। मैंने क्या किया, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, मैंने बोला तेरे पास चार्ज कितना, उसने बोला 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। मैंने बोला कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
ट्रांसफर मैं लिख भी देता हूँ, या फिर क्या लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गया ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड गया तो कितना है मेरे पास एन इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपली एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एन एक मोल में एवोगैड्रो नंबर याद करो, एक मोल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं यार, एक मोल में, मेरा क्वेश्चन ये है, एक मोल में एवोगैड्रो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। बेसिकली हम इसे एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर मीन्स एक मोल में, जो एक मोल होता है ना उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। अगर कुछ बचपन में सुना हुआ एवोगैड्रोस नंबर, बहुत सुना होगा। एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली क्या बताता है कि एक मोल के अंदर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, यार एक मोल के अंदर मतलब मान लो मैंने एक चीनी का दाना लिया, चीनी के दाना को जब तुम ब्रेक करोगे वो एक मोल है, उसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मिलकर एक चीनी का छोटा सा दाना बनाओगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23। सोच लो इतने लाखों करोड़ों इतने मतलब मिलियन जहां तक जा सकते हैं उतने पार्टिकल्स मिलकर एक छोटा सा हमारा क्या होता है दाना बनता है। तो वही मेरे पास है, एक मोल में बेसिकली कितने नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स, 6.022 10⁻23। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23। ये बेसिकली क्या एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो अगर जब इसको सॉल्व करोगे तो क्यू इक्वल टू, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो यहाँ से फाइनली मेरे पास आएगा एन। मैं इसको करके मैं इसको कैलकुलेटर से करके बताता हूँ कितना, मल्टीप्लाई करने से कोई टाइम वेस्ट, ये फालतू में 6.022 10⁻23। जब इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली मेरे पास वैल्यू आता है, तो फाइनली मेरे पास वैल्यू आता है 96। मैं कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके बोला 96485 ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना है 96458। तो क्यू इक्वल टू फाइनली मेरे पास कितना हो गया एन इंटू 96485 कूलम, क्योंकि चार्ज का ऐसे यूनिट कितना होता है, कूलम होता है, स्पेलिंग देख लेना जो भी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पता चला जो बेसिकली ये एनोड है उस पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा 96458 इंटू जितना मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफर होगा उसको यहाँ पे अगर मान लो 10 हुआ तो 10 को मल्टीप्लाई कर दूँगा, और यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन गया हो तो 5 मल्टीप्लाई कर दूँगा, 6 गया हो तो 6 को मल्टीप्लाई करूँगा। तो इतना मेरे पास चार्ज क्या हुआ एनोड पे है। लेकिन अब यार ये बता, अब तुझे ऐसा क्या जरूरत पड़ गया, मीन्स ऐसा क्या मतलब की जरूरत पड़ गया, रॉकेट साइंस हो गया, ऐसा क्या रॉकेट साइंस आ गया जो तुझे एनोड पे टोटल चार्ज निकालने के। मैंने बोला देख हमारा जो फैराडे भैया यहाँ पे, मैंने इसलिए देखो हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है क्यों मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो जो हमारे फैराडे भैया था ना उसने यहाँ पे किया कि फैराडे लॉ भी हम देखने वाले जस्ट थोड़े टाइम में, बस एक इस वीडियो का नर्स इक्वेशन के बाद हमें देखना पड़ेगा फैराडे लॉ। इसी वीडियो में कोशिश करूंगा नर्स इक्वेशन बताने का। तो देखो जो हमारे फैराडे भैया थे, फैराडे भैया ने बोला यहाँ पे एक रूल उसका बोलता है कि फैराडे क्या बोलता है फैराडे लॉ का, बट यहाँ पे एक जस्ट एक स्टेटमेंट फैराडे ने बोला था, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले फैराडे लॉ के बारे में डिटेल में आगे थोड़ा सा, बट यहाँ पे एक सेकंड के लिए समझ लेना फैराडे ने क्या हमें बोला था। फैराडे सेड दैट चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is approximately equals to 96500 कूलम, या फिर शॉर्ट फॉर्म में मैं सी भी लिख सकता हूँ। ये फैराडे ने हमें एक स्टेटमेंट दिया था। फैराडे से उसने बोला कि एक मोल इलेक्ट्रॉन होगा ना उस पर फैराडे से चार्ज जो उसने बोला एक मोल इलेक्ट्रॉन होगा ना उस पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा 96500 कूलम होगा। तो बेसिकली यहाँ से मैं इसको यहाँ से सिंपली जो ये 9645485 था ना इसको हम कई बुक वाले बेसिकली 96500 भी बोलते हैं। तो यहाँ से फाइनली जो मेरा फॉर्मूला है वो कितना निकला, क्यू इक्वल्स टू एन इंटू बेसिकली कितना हो गया एफ। ओ भाई साहब क्या लिख दिया, ये तो रॉकेट साइंस वाली बात करते हैं। मैंने बोला देख ध्यान से समझो, ध्यान से क्या बोला यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जो फैराडे था, फैराडे ने क्या बोला, उसने बोला कि एक मोल देखो पढ़ना दिया फैराडे से एक मोल जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा उसका अप्रॉक्सीमेटली उसने वैल्यू बोला 96500। जो ये 96485 जो होता है ना उसको बुक वाले कई बार अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल बोलते हैं 96500 के इक्वल भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लो एक ही बात है। उसने बोला कि एक मोल जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, मान लो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने पार्टिकल्स होगा 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल इलेक्ट्रॉन में बेसिकली कितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा, तो 96500 कूलम प्रेजेंट होगा। तो सिंपली मैंने 96485 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 96500 ये लिखो या ये लिखो, दोनों इक्वल होता है। तो मैंने इसकी जगह सिंपली क्या रिप्लेस कर दिया, एफ से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एफ क्या बेसिकली बोल रहा है यहाँ पे फैराडे का ना जो स्टेटमेंट बोला था वो हमें यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर, एफ रिप्रेजेंट फॉर, मैं लिख देता हूं एफ रिप्रेजेंट फैराडे कांस्टेंट उस वैल्यू इज कभी मान लो पूछ ले कि फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 96500 से पूछेगा तो नहीं, बट फिर भी मैंने बता दिया जनरली कि हमारे पास फैराडे ने क्या बोला, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे एक मोल जो इलेक्ट्रॉन होगा बेसिकली उस पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज मेरे पास कितना इक्वल होगा 96500 कूलम के बेसिकली क्या होगा मेरे पास इक्वल होगा। तो वही मैंने 96485 लिखो या फिर 9 से, या तो मैं इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा हुआ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 9 इंटू 9648500। मैंने सिंपली इसको किससे रिप्लेस कर दिया, एफ से रिप्लेस कर दिया। तो क्यू इक्वल टू कितना फाइनली मेरे पास बचा एन इंटू एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फैराडे कांस्टेंट को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यार यहाँ पे मन में सवाल है कि इसने इतना क्यों कुछ किया, मैंने इसलिए यहाँ पे ये किया
ताकि मैं फॉर्मूले को डेराइव कर सकूं। बैक टू द टॉपिक, इलेक्ट्रिकल वर्क का जो फॉर्मूला था मेरे पास, डेल्टा ई को वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको ध्यान से देखना। अगर मैं डेल्टा यू इंटू क्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली मेरे पास वर्क डन की कितना आएगा, डेल्टा यू इंटू कितना होगा क्यू, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था क्यू इंटू डेल्टा यू। इसको लेटर से नाम दिया मैंने फर्स्ट एंड लेटर से सॉरी इसको लेटर से मैं नाम देता हूँ कितना, इसको नाम दिया फर्स्ट, इसको नाम दिया मैंने सेकंड। देखना फॉर्मूले को कंबाइन करके मैं एक फॉर्मूला तगड़ा वाला फॉर्मूला निकालने वाला हूँ। सो देखना ध्यान से, जो हमारा फॉर्मूला था बेसिकली जो डेल्टा जी था, देखना क्या होता है माइनस एज इट इज जो मेरा वर्क था यहाँ पे डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इंटू डेल्टा वी, तो यहाँ से लिखा क्यू इंटू डेल्टा यू। ये बोला हूँ जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी को कितना माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, तो जो वर्क है वो कैसा है इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, तो सिंपली मैंने डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्यू इंटू डेल्टा यू लिख सकता हूँ। यार यहाँ से देखिए लिखा हुआ डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू इंटू क्यू एफ लिख, या फिर क्यू इंटू डेल्टा यू लिख, एक ही बात है। मैंने सिंपली क्या कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो डब्ल्यू का वैल्यू मेरे पास कितना है क्यू इंटू डेल्टा यू। सिंपली मैं गया इस फॉर्मूले के साथ पुट कर दिया कितना क्यू डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा जी को कितना होगा माइनस क्यू इंटू डेल्टा यू हो गया, ये मेरे पास है। अब मैंने सिंपली यहाँ पे उसके बाद मेरे पास ई तो मेरे पास रहेगा एज इट इज ई ऑफ सेल, या फिर ई बेसिकली क्या है मेरे जो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है वो बेसिकली क्या है हमारा पोटेंशियल है। मैं जो ई जो है ई मेरे पास यहाँ पे क्यों है, बिकॉज ई मेरे पास इसलिए है ताकि जो भी मेरे पास सेल है, अरे भैया जो सेल है उसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो होगा ना, या तो स्टैंडर्ड होगा या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसलिए ई सेल तो मेरे पास आना श्योर है। ये फॉर्मूला बना। अब इसके बाद मैंने क्या किया सिंपली डेल्टा, अब मैंने यहाँ पे क्या पुट रिप्लेस क्यू बाय क्यू इक्वल्स टू एन एफ, जो मेरे पास यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू जो एन एफ क्यू है उसकी जगह मैंने यहाँ पे एन एफ लिख दिया, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस क्यू इंटू मैं डेल्टा जी इक्वल्स टू कितना होगा, जो मैं क्यू था क्यू की जगह मैं क्या लिखता हूँ माइनस, तो एज इट इज रहा एन इंटू एफ इंटू ई ऑफ सेल। ये फाइनली मेरे पास फॉर्मूला, या फिर अगर मेरे को स्टैंडर्ड में लिखना हो तो सिंपली क्या होगा डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एफ एन इंटू एफ ई नॉट ऑफ सेल। ये फॉर्मूला फाइनली हमारे पास बना यहाँ पे गिफ्ट फ्री एनर्जी का। अगर मुझे कभी भी ये चेक करना हो कि रिएक्शन मेरे पास स्पॉन्टेनियस है या फिर मेरे पास नॉन स्पॉन्टेनियस, सिंपली मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा एन एफ ई ऑफ सेल सब कुछ लिखूंगा यहाँ पे। अगर मेरे पास वैल्यू नेगेटिव आ गया तो मैं समझूंगा मेरे पास जो रिएक्शन है कैसा स्पॉन्टेनियस है। अगर यहाँ पे डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो गया इन दैट केस में क्या बोलूंगा, जो मेरे पास जो रिएक्शन है क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी का अगर जीरो आ गया इन दैट केस में क्या बोलूंगा, जो रिएक्शन है बेसिकली वो कैसा होगा मेरे पास इक्विलिब्रियम पे कंडीशन पे मेरे पास प्रेजेंट होगा। मेरे पास कितना था एन बेसिकली क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एन बेसिकली क्या है कि नेट इलेक्ट्रॉन, एन में यहाँ पे क्या नेट इलेक्ट्रॉन, पूरा क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा कैसे फॉर्मूला होता है नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। कितना मेरे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, नेट यहाँ पे क्यों लिखा है मैं आगे क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। एफ मेरे पास क्या है फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। ऑलरेडी देखो ई बेसिकली क्या है मेरे पास, ई अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर ई क्या है मेरे पास ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई मेरे पास बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ ऑफ सेल, और ये बेसिकली यहाँ पे ई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। याद रखना ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ई बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ ऑफ सेल। याद प्लीज इस फॉर्मूले को देखना बहुत कंफ्यूजन होता है। डेल्टा जी को माइनस एन एफ इंटू ई सेल मेरे पास जो गिवन है, ई मेरे पास ई ऑफ सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ ऑफ सेल, और यहाँ पे जो नॉट लगा हुआ है इसका मतलब क्या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ ऑफ सेल निकाला ई कैथोड माइनस ई एनोड, और जो ई कैथोड या फिर ई एनोड जो माइनस करूंगा वहाँ पे मुझे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का हमें वैल्यू लिखना होता है। याद है फिर भूल गया क्या बोल दिया इसने, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो डेल्टा जी को कितना है मेरे पास माइनस एन एफ इंटू ई ऑफ सेल है, ई ऑफ सेल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैं ईएमएफ ऑफ सेल। अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखना होता तो क्या होता है डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई ऑफ सेल की जगह में क्या लिखता है ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल निकालेगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर नॉर्मल भी अगर मुझे ईएमएफ ऑफ सेल निकालना क्या होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ई कैथोड माइनस ई एनोड में हमेशा मुझे रिडक्शन पोटेंशियल को लिखा जाता है। तो फाइनली मेरे पास ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया कि अगर कभी भी मेरे पास रिएक्शन अगर मेरे पास मान लो अगर स्पॉन्टेनियस हुआ तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर मेरे पास अगर मान लो स्पॉन्टेनियस अगर डेल्टा जी का वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव आएगा इन दैट के रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, एंड डेल्टा जी अगर जीरो आ गया तो बेसिकली क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मेरे पास बात किया जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास फॉर्मूला निकल के कैसे क्या किया आई होप तो समझ में आ गया। थोड़ा सा एक बार इसको वापस एक बार रिपीट करके देखना, देखो ये सब हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट था, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमने क्या किया डेराइव करना थोड़ा सा, ठीक है। मानता हूँ कि हमें ये फॉर्मूला रट लिया काम हो जाएगा, लेकिन हमें एक एक पॉइंट बताना चाहिए कि क्यू इक्वल टू एन एफ बेसिकली कैसे आया, ये सब कैसे है, एक बार इसको दोबारा अच्छे से देखना समझ में आ जाना चाहिए। और फिर भी एक छोटा सा माइनर टू माइनर डाउट होना, डोंट हेसिटेट, पहले ही बोलो और हेसिटेट कर लिया ना अभी ठीक है, अभी मान लो में हेसिटेट कर लिया बोर्ड में अगर मान लो क्वेश्चन आ गया इन दैट केस क्या करोगे, वहां पे हेजिटेशन करने से कोई काम नहीं, वहां पे तो मार्क्स कटेगा सीधी। इसलिए बोल रहा हूं अभी चांस है अभी डाउट पूछने का, तो कहीं पर भी माइनर टू माइनर डाउट ना तुरंत इन्फॉर्म करना कि हाँ मुझे यहाँ पे माइनर डाउट है, देन तो तुरंत हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं यार, माइनर डाउट क्या मैं क्या बोलूँ, मैं केमिस्ट्री में ऐसे डाउट पूछा था सर इसके पीछे जो क्यों, मैंने एक बताओ जो मोल कंसेप्ट हुआ था ना, पहला चैप्टर ही था मेरे पास मोल कंसेप्ट, तो 12th क्लास में सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट हुआ उसमें मोल कंसेप्ट का यूज होता है। अब मुझे यार यही समझ में नहीं आता कि हमारे पास मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, तो मैं बार बार
बार एक ही चीज़ को पढ़ा क्योंकि मुझे सही में कैलकुलेशन में जो केमिस्ट्री था मैंने वॉट लगा दिया था। एनीवेज अगर मैं स्टोरी करने गया तो बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा, उतना टाइम नहीं है, इसलिए बोलो कि माइनर टू माइनर, छोटा से छोटा अगर कहीं पर भी डाउट हो उसे हमें क्लियर करना है, क्योंकि डाउट रहेगा ना बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली फॉर्मुला हमने देखा डेल्टा जी को माइनस एन एफ इंटू ई सेल, या फिर स्टैंडर्ड में लिखना चाहो तो ई नॉट ऑफ सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुला हमारे लिए, हमारे पर्पस में। अभी गिफ्ट फ्री एनर्जी का कभी भी मुझे निकालना हो अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, तो कौन सा फॉर्मुला यूज करें, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल या फिर माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करें। एन बेसिकली क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कैसे ये क्या होता है हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। एन बेसिकली क्या है, नेट यहाँ पे क्यों वर्ड यूज किया वो सब कुछ हम देख लेंगे। एफ फैराडे कॉन्स्टेंट वैल्यू कितना होता है 96500, या फिर ई ऑफ सेल बेसिकली यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है। सब कुछ पता होता है बच्चों को, बस यहाँ पे ई ऑफ सेल ना कंफ्यूजन होता है। यार बोलते हैं ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, पहले बोला ईएमएफ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट। अगर यहाँ पे ई नॉट लगा दिया तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करोगे। प्लीज इस बात को यहाँ पे नोट करके ध्यान से बड़े अक्षरों में लिख रखना कि ये ई ऑफ सेल बेसिकली ईएमएफ ऑफ सेल है, और ई नॉट ऑफ सेल अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे हमने पूरा डेरिवेशन देख लिया कि अगर मुझे कभी भी गिफ्ट फ्री एनर्जी अगर मुझे निकालना होता है क्वेश्चन में तो कैसे किया जाता है। आई होप ये फॉर्मुला याद रहेगा, और कैसे क्वेश्चन किया है वो हम अभी क्वेश्चन देखने वाले, इसको कैसे यूज किया जाता है फॉर्मुला में। बट ये हमें फॉर्मुला अच्छे से पता होना चाहिए, और जो भी मैंने डराइव किया ना वो एक बार ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी कहीं डाउट रहे तो इन्फॉर्म करने को, माइनर टू माइनर डाउट बताना। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, डेल्टा यू को वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वर्क डन की जगह मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया क्यू इनटू डेल्टा यू। जैसे मैंने क्यू इनटू डेल्टा यू लिखा, फिर मैंने क्या किया, क्यू की जगह एनएफ को रिप्रेजेंट किया, फाइनली मेरे पास ये आंसर आ गया। ये फैराडे स्टेटमेंट क्या था इसको एक बार देख लेना, ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी डाउट रहे इन्फॉर्म करना। अब हम देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुले को देखे ना, कुछ कंक्लूजन निकाला गया। क्या क्या निकाला गया वो हमें देखना है। सम कंक्लूजन ऑफ फॉर्मूला। देखो एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना तो बहुत कचरा हो जाएगा। देखो फॉर्मूला तो तुम्हें वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा, मैं ठीक है मैं दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड कहाँ गया मेरा एनसीईआरटी, ठीक है मैं दिखा दूंगा जो भी है वहाँ पे फॉर्मूला तो तुम्हें तुरंत मिल जाएगी। नोट्स है ना एकदम प्रॉपर सब कुछ मैंने एकदम कवरअप करके यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कुछ हो जाता है तो उसको कवरअप कर लेना, बट मैं यहाँ पे कोशिश करना कि जो भी नोट्स दे रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ने का। तो सम कंक्लूजन ऑफ फॉर्मूला जो मेरे पास था उसका हमने कुछ कंक्लूजन निकाला। क्या क्या निकाला, वैसे तो हमने बहुत सारे चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक दो पॉइंट बताता हूँ कि अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस। यहाँ पे एडिशनल एक पॉइंट किया गया, अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। वहीं अगर मेरे पास ई ऑफ सेल जो बेसिकली है अगर वो हमारा लेस देन अगर जीरो हो जाए, ईएम ऑफ सेल अगर मेरे पास लेस देन जीरो है तो इन दैट केस भी क्या होगा, मेरे पास रिएक्शन कैसा कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। क्या होता है मैं सब कुछ बता रहा हूँ अभी, एक सेकंड जस्ट। अगर डेल्टा जी का वैल्यू अगर मान लो लेस देन जीरो है और जो मेरे पास ईएमएफ ऑफ सेल है, या तो स्टैंडर्ड लिखो या फिर नॉर्मल ईएमएफ ऑफ सेल लिखो, एक ही बात है। अगर वो मान लो ग्रेटर देन जीरो हो गया, इन दैट केस बेसिकली क्या होने वाला है, रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होने वाला है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर मान लो ई ऑफ सेल एंड डेल्टा जी दोनों का वैल्यू अगर मेरे पास मान लो जीरो हो गया, इन दैट केस क्या होगा, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट, पता नहीं कैमरा आज इतना क्यों ज़्यादा इतना हिला, रिएक्शन इज एट क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट था जो हमने यहाँ पे देखना था। क्या क्या था, अगर मान लो डेल्टा जी जो हमारा वो तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो के तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगा। लेकिन हमारे नया क्या है, नया बेसिकली ई ऑफ सेल क्या रिप्रेजेंट कर, देखो ध्यान से यहाँ पे लिख लेना, ई ऑफ सेल रिप्रेजेंट ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, क्योंकि यह बहुत कंफ्यूजन होता है। मेरे टाइम मुझे खुद कंफ्यूजन होता था यार ई ऑफ सेल क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ईएमएफ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ई ऑफ सेल बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल रिप्रेजेंट ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाला जाता है, ई कैथोड माइनस ई नॉट। अगर यहाँ पे ई नॉट भी लगा दूंगा तो किसको रिप्रेजेंट, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे लिखता मैं ई नॉट ऑफ सेल, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता, रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। देखो जो अगर मैं सिंपल बात करूँ, सिंपल ईएमएफ और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड में बेसिकली क्या होता है कि अगर स्टैंडर्ड हम कम निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड में हर एक पॉइंट पर नहीं निकाल सकते। स्टैंडर्ड होने के लिए 3 कंडीशन होता है, 298 केल्विन होना चाहिए, 1 मोलर बेसिकली सबका सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हो जाए, और प्रेशर मेरे पास 1 atm होगा। और ये तीनों कंडीशन फुलफिल करा होगा, इन दैट केस वहाँ पर जो ईएमएफ निकलेगा बेसिकली कैसे कहलाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को कहलाता है। ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे ई सेल में, यहाँ पे ई ऑफ सेल क्या रिप्रेजेंट करा, ईएमएफ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करा। अब मन में ये देखो ध्यान से देखो, अगर ई ऑफ सेल का ये थोड़ा सा उल्टा है, जो यहाँ पे ना जस्ट उसका अपोजिट है, याद कैसे रख के, डेल्टा जी जो यहाँ पे इसका जस्ट ई ऑफ सेल के अपोजिट है, ये मेरे पास ग्रेटर देन है, अगर लेस देन, अगर ई ऑफ सेल का वैल्यू अगर लेस देन अगर मेरे पास जीरो हो जाए, लेस देन जीरो मीन -1 -2 अगर आ जाए तो रिएक्शन कैसे कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। वहीं अगर मेरे पास ई ऑफ सेल का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाए, इन दैट केस रिएक्शन कैसे कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगा। अगर ई ऑफ सेल मान लो और डेल्टा जी दोनों का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है, इन दैट केस कैसा कंडीशन कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वो लोग अचीव करेंगे। तो देखो यहाँ पे याद करने का ट्रिक क्या है, जो डेल्टा जी है जस्ट उसका अपोजिट ये होना चाहिए, अगर ये ग्रेटर देन है तो ये क्या होगा, लेस देन, अगर ये लेस देन है तो
क्या होगा ग्रेटर देन, इन दैट केस क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा, ये क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड ये बेसिकली जीरो हो गया तो क्या होगा रिएक्शन में बस क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अटेंड होगा। तो आई होप यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पार्ट था समझ में आ गया होगा कि जो भी मैंने यहाँ पे बताया, कोशिश करना इसको प्लीज समझने का। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन कि जो फॉर्मुला हमने देखा गिब्स फ्री एनर्जी का, जो फॉर्मुला देखा -NF और -NF ई सेल, वो कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं वो सब हम यहाँ पे देखने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं एक स्टडी टिप्स देना चाहूँगा यहाँ पे, अच्छा हुआ अभी याद आ गया। देखो एक बात बताना चाहूँगा, जो लास्ट टाइम जैसे मेरा लास्ट नाइट था, ठीक है, मैंने लास्ट नाइट में बेसिकली मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा या फिर जो भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, सुबह उठ के बेसिकली क्या ना वहीं से आगे कंटिन्यू कोशिश करना करने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मुझे मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लास्ट नाइट में मान लो कि ये प्लान कर रहा है कि मुझे सुबह यार ये तो करना ही करना है, तो बेसिकली क्या करना, जो भी पढ़ रहा हूँ ना उसको जैसे सुबह उठा, मान लो मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने मैथ्स में एनसीईआरटी खोला 4.1 या फिर मैं कुछ थ्योरी पढ़ रहा हूँ, तो सिंपली मैं कह रहा हूँ थ्योरी को पढ़ता जाऊँगा। एक चीज़ हमेशा देखो, लास्ट का जब खाना खाने का टाइम है उसका अगर पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, या फिर नहीं पढ़ते हो आधा घंटा कोशिश करना पढ़ने का। ये प्रैक्टिस वहाँ पे करना कि जो मुझे सुबह क्या पढ़ना उससे पहले डिसाइड कर लिया। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पढ़ना, तो कोशिश करना रात को उस टॉपिक को अभी हाथ लगा दो, मीन्स अभी हाथ लगा दिया, फिर क्या जैसे सुबह उठोगे ना एक दो लाइन आप पिछला डिवाइस करना और फिर वहीं से क्या करना कंटिन्यू करना पड़ना, जिससे क्या होगा कि पुरानी चीज़ें फटाफट ऑटोमेटिकली अपने आप याद करना आ जाएगा। मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी आगे पढ़ना है, जैसे मुझे मॉर्निंग में ये चैप्टर पढ़ना है या फिर ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं क्या करूँ उससे रात से पहले, मतलब कि उस टाइम 6 या 5 to 6 आवर पहले मैं कह रहा हूँ उस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा सा पढ़ लूँगा, जिससे क्या होगा सुबह पढ़ूंगा ना तो क्या होगा मुझे पुरानी चीज़ों को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, फटाफट मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। एक बार कोशिश करना इसको देखिए काम करे तो ठीक है, बना अदरवाइज तो जैसे कर तो करना। तो एग्जाम्पल बेसिकली हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको क्या लैंग्वेज फॉर्म में पूरा लिखूँ या फिर क्या 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 ठीक है लैंग्वेज फॉर्म बना लिख के ऐसे ही मैं देता हूँ। फाइंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। अब वाह, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या है, वही गिब्स फ्री एनर्जी का ही दूसरा, बहुत ही लोग नाम बदल देते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी बोल देते हैं, कभी कभी गिब्स फ्री एनर्जी बोल देते हैं। एंड प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल। ओ भाई साहब, पहले तो क्वेश्चन ही बहुत लोग तो क्वेश्चन ही उड़ जाएगा हवा में, देख लेना। फिजिबिलिटी ऑफ सेल, और हमें रिएक्शन गिवन है जिंक, भैया को उठाया, चलो जिंक को ही उठा लिया मैंने। जिंक बेसिकली इसका चार्ज कितना हो गया Zn2+ में गया, एंड इसका अल्टर से कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान लिया कितना 1 मोलर है। इसके बीच में हमने लगाया सॉल्ट ब्रिज, और ये हमने लिया कॉपर भैया का कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया अगेन 1 मोलर। बेसिकली ये हमारा किस में कन्वर्ट हुआ है, CO में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन, और यहाँ पे EMF वगैरह दो, चलो EMF तो देना बहुत जरूरी है। एंड लेटर से E0 EMF ऑफ लेटर से Zn2+, टोडो Zn मैंने दे दिया यहाँ पे -0.76 वोल्ट, एंड लेटर से कॉपर का मैं दे देता हूँ E0, स्टैंडर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, E0 Cu2+, और लेटर से इसका मैं देता हूँ प्लस, या फिर प्लस क्या लिखना 0.34 वोल्ट। एंड क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है, एंड ऑल्सो फैराडे कांस्टेंट का भी हमें वैल्यू गिवन है, वैसे दे देता है क्वेश्चन में 96500 कूलम। क्वेश्चन में सॉल्व करो इसको, ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। फाइंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल। ये हमें रिएक्शन दे रखा है, यहाँ पे हमें EMF ऑफ सेल का हमें दे रखा है। EMF कौन सा, स्टैंडर्ड गिवन है या फिर नॉर्मल EMF गिवन है, क्या ये खुद से सोचो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो। ईमानदारी से 2 मिनट वीडियो को पॉज करना, देन खुद से एक बार कोशिश करना, ट्राई करने का पेंसिल से राइट साइड में हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो फिर हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बस ये हिंट दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का सीधे मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल, याद करो फिजिबिलिटी वर्ड का मतलब क्या था, स्पॉन्टेनियस। हमें ये बताना है क्या जो ये रिएक्शन है क्या वो स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है, दैट्स इट। आप खुद से करो, अब इसके आप मैं कोई हिंट नहीं देने वाला। तो आई होप सो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लिया हो 2 से 3 मिनट, मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं 2 से 3 मिनट वेट करूँ। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है पहले तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ जाए। लैंग्वेज क्या बोला, फाइंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होता है हमेशा याद रखना, अगर कभी भी नाम गिब्स फ्री एनर्जी की जगह जो हमारा नाम रिलेटिव में उसका नाम क्या है, गिब्स, एक सेकंड दिखाई दे रहा है कैमरा, हाँ, गिब्स फ्री एनर्जी नाम है, ठीक है। अगर मान लो गिब्स वर्ड हटा के मान लो स्टैंडर्ड वर्ड दे दिया या फिर कुछ भी घुसा देना, समझ जाना गिब्स फ्री एनर्जी मांग रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है, फाइंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। इस वर्ड का मतलब, यहाँ तक पहले क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ो। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी का मुझे वैल्यू निकालना है पहले तो। ये कोई स्टैंडर्ड यहाँ पे वर्ड यूज करे, गिब्स फ्री एनर्जी यूज करे, एक ही बात। हमें क्वेश्चन में पीछे के वर्ड्स को पकड़ना है, कौन कौन से फ्री एनर्जी मिल जाए समझ जाना, गिब्स फ्री एनर्जी को निकालने के लिए मुझे दे रहा है। पहला पॉइंट तो समझ में आया, पहले क्वेश्चन में मुझे क्या देगा, गिब्स फ्री एनर्जी का मुझे वैल्यू निकालना है कितना है। दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा है एंड प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल। यदि प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल, ये कुछ समझ हजम नहीं हुआ, ये मैं बोल रहा हूँ हजम लगा हजम हो जाएगा। प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल बेसिकली इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब मुझे ये बोला जा रहा है प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है यार? फिजिबिलिटी वर्ड का मतलब तो स्पॉन्टेनियस मैंने सुना था, मैंने बोला बिल्कुल सही, या फिर स्पॉन्टेनिटी, तीनों स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बोल, स्पॉन्टेनिटी बोल या फिर फिजिबिलिटी बोल, तीनों वर्ड का क्या होता है? एक ही मतलब होता है, स्पॉन्टेनियस चेक करना। मुझे ये बताना है इस ये प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल, मतलब मुझे ये बताना है इस रिएक्शन को देख के क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है। ये वर्ड क्वेश्चन क्लियर हो। सबसे पहला काम तो मुझे क्वेश्चन में गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निकालना है, जो भी मेरे पास आएगा उसके बाद मुझे उस वैल्यू को देख के मुझे ये बताना है क्या जो रिएक्शन है वो फिजिबिलिटी ऑफ सेल है या फिर नहीं, मीन स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है, उसको निकालना है। तो वही यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन बस किस टाइप से घुमा सकता है वो नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज बता दिया। कभी भी गिब्स फ्री एनर्जी के बगल में गिब्स के अलावा यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख दिया, फिर और भी कोई टर्म गिवन हो समझ जाना, हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है। एंड बोले ना प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल, प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल या ऐसा कुछ दे दे समझ जाना, हमें बताना है जो भी मेरे पास आंसर है क्या वो फिजिबिलिटी वर्ड का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, क्या रिएक्शन मेरा स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं, हमें वो बताना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालना। गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकलेगा? डेल्टा जी कोस टू मेरा फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन एफ। और यहाँ बेसिकली देखो यहाँ पे ईएमएफ कैसे गिवन है? स्टैंडर्ड गिवन है, तो सिंपली क्या होगा? ई नॉट ऑफ सेल होता है। चलो भैया ये कहानी समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें दो काम यहाँ पे करना है। सबसे पहले हमें फॉर्मूले के अंदर सबका वैल्यू पुट करना है। एन बेसिकली क्या होता है? नंबर और नेट इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे निकलेगा? मैं नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो सब कुछ बताऊंगा। एफ क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट होता है, वो तो पुट करूंगा। ई क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल होता है। मीन सबका वैल्यू निकाल के मुझे फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, फिर मेरा फाइनली आंसर रहेगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ई ऑफ सेल। ई ऑफ सेल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये मुझे बताना है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है मुझे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अब तुझे कैसे पता चला ये बात कि स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल निकाला है? मुझे तो प्रेडिक्ट नहीं किया, मैंने बोला स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल मुझे कैसे पता? देख यहाँ पे देख नॉट लगवा है, देख नॉट, अगर कभी भी ई के ऊपर अगर नॉट लगाओ क्या इंडिकेट करता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल निकालने के लिए बात कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल निकाला। फॉर्मूला क्या था? ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड होता है। हाँ भैया बिल्कुल होता है, लेकिन याद कर यहाँ पे हमें सबका वैल्यू क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होता है। मींस रिडक्शन पोटेंशियल जो भी यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा कैसा पुट करूँगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि आईयूपीएससी ने मुझे बोल रखा है। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर नहीं, सबसे पहले मुझे इसको देख के बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बता। तो सबसे पहले हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल है कौन क्या है हम उसको देख के बताना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेसिकली क्या करूँ? मैं सेल को रिएक्शन देखूंगा, कौन एनोड है कौन कैथोड है। सबसे पहले तो मैं ये फाइंड आउट करूँगा। अच्छा भैया कैसे फाइंड आउट करेगा? तो मैंने जिंक देखा, मैंने बोला जिंक यार वैसे तो मुझे पता है जो लेफ्ट साइड में जो भी होता है उससे ऑक्सीडेशन हो रहा है और बेसिकली मैं इसे एनोड बोलता हूँ। एंड जो राइट साइड में जो भी होता है बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बेसिकली मैं जो क्या बोलता हूँ? कैथोड बोलता हूँ। फिर भी उन्हें दिल को संतुष्टि रखने के लिए मैंने बोला चेक कर लेते हैं। देखो चार्ज यहाँ पर जिंक का बढ़ रहा है, 1 से क्या हो रहा है? 2 प्लस में जा रहा है, मीन चार्ज बढ़ रहा होता है ऑक्सीडेशन। चार्ज देखो 2 प्लस से सिंपली क्या हो रहा है? चार्ज घट रहा है, मीन यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो ये बेसिकली एनोड है, ये बेसिकली क्या कैथोड। चलो यार ये पॉइंट तो समझ में। अब यार हमें देखना है अपने इसको, क्योंकि यही वैल्यू हमें देगा बेसिकली क्या होगा? हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो वैसे मुझे पता है जो जिंक है, जिंक बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन है या फिर एनोड होगा। एंड जो कॉपर होगा ये बेसिकली क्या कैथोड है, ये एनोड है ये क्या कैथोड है, ये पहचान लिया हमने। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, वो हमें यहाँ पे जैसे ही पता चलेगा सिंपली मैं यहाँ पे फॉर्मूले पुट करूँगा। तो मैंने जिंक भैया को बुलाया बाहर, ई नॉट Zn2। देखो मैं फास्ट बोला हूँ बट समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बाउंस बैक जा रहा है। अगर कहीं पर भी लगे यार ये बहुत ज़्यादा फास्ट बोला है तो कोशिश करना प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि देखो मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत हद से ज़्यादा मेरा खराब है, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि मैं एक सांस के अंदर सब कुछ कंप्लीट करता हूँ ना, यहाँ पे ही नहीं, मैं अपने जो मेरा होता है वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना प्रेजेंट करना, तो सिंपली मैं एक सांस के अंदर सब कुछ कंप्लीट करता हूँ। इसलिए बोला हूँ कि कोशिश करना कि मैं फास्ट बोला हूँ तो बताना कि हाँ यहाँ पे फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे स्लो होना चाहिए। ठीक है टाइम कम है आई नो, बट मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मैं स्लो बोलूँ। तो यहाँ पे ना जिंक को बुलाया Zn2 प्लस जिंक, और मुझे यहाँ पे इसका वैल्यू कितना गिवन है? टोटल माइनस 0.76। अच्छा मैंने इससे पूछा ये बता तेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है? उसने बोला देख 2 प्लस है, 2 मैंने सही लिखा ना 2 प्लस, बिल्कुल 2 प्लस से बेसिकली क्या हो रहा है? चार्ज घट रहा है। देखो Zn2 प्लस से बेसिकली क्या हो रहा है? चार्ज मेरे पास घट रहा है, मीन्स 2 से बेसिकली 1 जा रहा है। अगर चार्ज घट रहा होता है यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन हो रहा था, मीन्स ये जो वैल्यू मुझे गिवन है क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। चलो यार ये कहानी तो निपट गया। अब बेसिकली कॉपर को बुलाया मैंने, ई ऑफ ई नॉट Cu 2 प्लस से कहाँ जा रहा है? Cu, और इसका मुझे वैल्यू कितना गिवन है? 0.3 कितना गिवन था? 0. बेसिकली 0.3 था ना, या फिर कुछ और हमने लिया था? अरे यार मैं भी क्या मैं भूल गया, मैंने क्या लिया था? 0.3 लिया था या फिर 0.3 था? 0.3 लिया होगा। तो 0.3 मुझे वोल्ट गिवन है। मैंने बोला कॉपर से तेरा रिडक्शन हो रहा है फिर ऑक्सीडेशन। उसने बोला 2 प्लस से मैं चार्ज मेरा घट रहा है, चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा था, मीन्स ये जो वैल्यू गिवन है ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। मेरे तो लॉटरी लगे, मैंने बोला क्या बात है दोनों वैल्यू मुझे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, वही तो मुझे यहाँ पे पुट करना होता है। तो कैथोड कौन था इसमें से? कैथोड बेसिकली कॉपर था, तो ये क्या है? कैथोड है। एंड ये जिंक था बेसिकली क्या था? एनोड था। सिंपली कैथोड का मेरे पास वैल्यू कितना गिवन है? 0.3 माइनस एनोड का मेरे पास कितना वैल्यू गिवन है? माइनस 0.76। यहाँ पे मैंने क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि दोनों जो वैल्यू है वो रिएक्शन पोटेंशियल मुझे गिवन है। अगर यहाँ पे मान लो कोई एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो मैं सिंपली उसको कन्वर्ट करता किसके अंदर? रिएक्शन पोटेंशियल के अंदर, फिर मैं यहाँ पे फाइनली वैल्यू पुट करता। हमेशा याद रखना ईएमएफ ऑफ सेल के अंदर हमेशा मुझे किसका कौन सा वैल्यू लिखना पड़ता है? रिएक्शन पोटेंशियल हमें लिखना होता है। इसको सॉल्व करते तो फाइनली मेरे पास इक्वल आया 0.3 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 0.76। तो 0.3 प्लस 0.76 को अगर मैं बेसिकली सॉल्व करूँ चेंज कर लेना 0.34 कर दो यार, सबसे बेस्ट 0.3। अरे यार जो मेरे पास कॉपर है ना उसका वैल्यू लेटेस्ट से ले लेना 0.34, बस ऐसे ही ले रहा हूँ, आंसर थोड़ा अच्छा लगे। 3.4 कर देना,
तो ये बेसिकली 0.34, तो 0.34 प्लस 0.76 अगर मैं करूँगा तो सिंपली मेरे पास कितना आ गया 1.10 वोल्ट। ऐड करके देख लेना, अरे यार 0.76 प्लस ऐड कर लो 0.34, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 7 प्लस 3 कितना हो गया अगेन 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 1 पॉइंट कितना हो गया 10 वोल्ट। तो यहाँ पे मेरे पास EMF ऑफ सेल तो कितना निकल गया 1.12 वोल्ट। चलो एक काम हो गया। फैराडे कांस्टेंट वैल्यू मुझे पता है कितना 96 कितना था मेरे को 96500, ये भी गिवन है। अब यार एक काम बच गया बस एन बेसिकली क्या होता था नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एन बेसिकली क्या होता था नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ये कैसे निकाला जाएगा वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वही यहाँ ये जो एन होता है ना यही सबसे बदमाश होता है यहाँ पे, वही निकाल। लेकिन उसको निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है हमारे पास, क्या देखो एक सेकंड ये वीडियो टेढ़ा हो गया। एफ निकल गया, EMF ऑफ सेल भी निकले। अब जो बचा एन कैसे निकाले, एन को निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक काम आना चाहिए फॉर फाइंडिंग एन हमें यहाँ पे कुछ काम यहाँ पे आना चाहिए। जैसे हमने वहाँ पे सीखा था फॉर फाइंडिंग एन हमें दो चीज़ आना चाहिए। क्या, एक तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना हम आना चाहिए। बैलेंस कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। जो ये मुझे यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन की होना ना, सेल रिप्रेजेंटेशन से तुझे मैं नॉर्मल रिएक्शन में इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। यार नॉर्मल रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैंने बोला देख फॉर फाइंडिंग एन फर्स्ट convert this reaction into normal रिएक्शन। फर्स्ट कन्वर्ट दिस सेल रिएक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। देखो अगर बाई चांस अगर किस्मत अच्छा हुआ तो तुम्हें सिंपली सेल रिएक्शन भी लिखा हुआ मिल सकता है डायरेक्ट। अगर किस्मत अच्छा नहीं हो तो सिंपली क्या होगा, इस टाइप का मुझे कुछ रिएक्शन गिवन होगा, इसको सिंपली हमें कह दो दोनों में से कोई भी मिले हमें दोनों को सॉल्व करना चाहिए। मैं सारे आइडिया आप बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा कि एक आइडिया बता रहा हूँ दूसरा आइडिया को छोड़ना, मैं सारे आइडिया कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे बताने का। तो देखो यहाँ पे सिंपली मुझे सेल रिएक्शन की बना है। अब मुझे सेल रिएक्शन को नॉर्मल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। अपना एलिमेंट देखो, एक सेकंड बस, देखो कैसे उसको किया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट कौन है, जिंक, लिख दो चुपचाप से, बीच में लगा दो प्लस। सेकंड एलिमेंट इसके बाद छोड़ दो, भूल जाओ। यहाँ पे सेकंड है, दूसरे के बाद जाओ, सॉल्ट ब्रिज के बाद आगे बढ़ो। इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, कॉपर, सिंपली लिख दो यहाँ पे Cu2 प्लस, बीच में ये एरो लगाओ रिएक्शन का। अब सिंपली लिख दो ये यहाँ पे क्या था, सेकंड एलिमेंट कौन है इसका, Zn2 प्लस, बीच में लगाओ प्लस, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, कॉपर, बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट सेल रिएक्शन। अच्छा ये तो तूने नेट सेल रिएक्शन लिख दिया, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। बेसिकली ये तो अगर मुझे कभी सेल रिएक्शन अगर लिखना होगा तो हम कैसे सेल रिएक्शन लिखते हैं वो मैंने यहाँ पता है। सिंपली अगर कभी भी देखो इसको सेल रिएक्शन से अगर नॉर्मल रिएक्शन में कन्वर्ट करना हो कैसे करना, ट्रिक बता रहा हूँ। जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट को लिख दिया, चलो सॉल्ट ब्रिज आगे बढ़ा, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट वो मैंने लिख दिया, बीच में एरो लगाया, इसका जो सेकंड एलिमेंट उसको सेकंड एलिमेंट, जो इसका सेकंड एलिमेंट है इसका सेकंड, दैट लिख दिया। ये बेसिकली क्या होगा, नॉर्मल मेरे पास रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाए। कैसे करते हो मैंने ट्रिक बता दिया, समझ में आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं कह रही, तो बस मैं ऐसे ही बता रहा था कि कैसे सेल रिएक्शन को अगर नॉर्मल रिएक्शन में कन्वर्ट करना तो कैसे करते हैं। ये ट्रिक था, अगर अच्छा लगे तो ठीक है देख लेना, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। कैसे करते हैं मैं बताऊँ एक बार फिर से। वो ट्रिक क्या बोलता है, जो अगर हमें सॉल्ट ब्रिज सेल रिएक्शन अगर इसको नॉर्मल रिएक्शन में कन्वर्ट करना, सिंपली क्या करो, फर्स्ट एलिमेंट को कॉपी करो, जो इसका जो सेकंड वाले एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट वो उसको कॉपी करो, बीच में मैंने ये साइन लगा, ये साइन एरो बताया। उसके बाद मुझे क्या करना, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट कॉपी पेस्ट, सेकंड का सेकंड वाले का सेकंड एलिमेंट कॉपी पेस्ट किया, सिंपली मेरा सेल रिएक्शन आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं करना है। फॉर फर्स्ट अभी हम बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास ये एन निकाला, सबसे पहले मुझे जो सेल रिएक्शन है इसको मुझे नॉर्मल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के फॉर्म में। मतलब नॉर्मल रिएक्शन होने का यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बस ये एक थोड़ा सा ये हमें बदमाशी बस ये आ गया ना, पूरा कहानी पड़ गया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे करते देखो। अब मुझे सिंपली यहाँ पे पता है जो जिंक है, जिंक बेसिकली क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है जिंक का, मतलब कि ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, जिंक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर रहा होगा। हमें पता है जो ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो सिंपली मैं लिखूंगा Zn प्रोडक्ट, Zn ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बेसिकली क्या किया, लूज कर दिया। चलो ये कहानी पड़ गया। अब जो कॉपर है, अब जो यहाँ पे कॉपर जो बैठा है चुपचाप से, वो दूसरे रिएक्शन में बैठा हुआ चुपचाप से क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा वो अपनी तरफ से खींच रहा होगा। तो यहाँ पे वही जो कॉपर है उसका पास रिडक्शन हो रहा है, तो सिंपली क्या करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, कॉपर के Cu फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, बीच में लगाया दिस, वही याद करो कुछ इस टाइप का हमने किया था। कहाँ पे, जब हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखा था, जब नेट सेल रिएक्शन जब मैं बता रहा था, दोनों नेट सेल रिएक्शन जब लिखना बता रहा था, कुछ हमने इस टाइप का ही फॉर्मेट वहाँ पे अप्लाई किया था। उसी जो मैंने वहाँ पे बताया भी था, जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन ये आपस में कैंसिल आउट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एन बोला जाता है। ओहो भूल गए, अरे यार मैंने वहाँ पे बताया भी था, अगर कुछ थोड़ा सा याद हो कि जब मैं नेट सेल रिएक्शन लिख रहा था तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, अगर सेम होता तो आपस में कैंसिल आउट कर दूंगा, अगर सेम नहीं होता सिंपली मैं कह रहा हूँ मैथमेटिक्स जैसे फंडा अप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। रुको नोट्स अभी मेरे पास अवेलेबल ही है, मैं देखता हूँ नोट्स में, एक सेकेंड। मैंने बताया था शायद से नेट सेल रिएक्शन, यार देखो ये देखो
निकल का याद करो, निकल या तो दो अगर सेम सेम इलेक्ट्रॉन हो रहा था आपस में क्या हो रहा था, कैंसिल आउट हो रहा था। अगर सेम नहीं था तो क्या, देखो अगर ये सेम नहीं था तो मैंने मल्टीप्लाई करके बताता। ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल में बता चुका। देखो राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, मैंने क्या होता है अगर सेम नहीं हुआ, अगर सेम नहीं हुआ तो सिंपली हम क्या करते हैं उसको सेम बनाने के लिए आपस में, ये देखो दो से दो आपस में इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट, मैंने पूरा यहाँ बता चुका हूँ कि कैसे दो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करते हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। अगर सेम नहीं होता तो सिंपली अगर मान लो यहाँ पे 3 होता और मान लो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होता और यहाँ पे मान लो खुदा ना खास मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन होता। अब इन दोनों को सेम बनाने के लिए अपना मैथमेटिकल इसको 5 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करता है, फिर दोनों रिएक्शन को सेम बनाता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या किस्मत क्या अच्छा है कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्या सेम है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, ये नेट सेल रिएक्शन लिखा, उसका हमें सिंपली क्या, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके दो, ये आपस में सिंपली क्या हो कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास बचा Zn प्लस, सिंपली मैं क्या करूँ इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो Zn प्लस कितना होना टोटल Cu2 प्लस कंबाइन होकर मुझे सिंपली क्या दे रहा है यहाँ पे Zn2 प्लस प्लस कितना हो गया Cu, और ये जो फाइनली मेरे पास n का मेरे पास वैल्यू कितना है 2। जितना इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट कर रहा है वही हमें क्या होगा n का हमारे पास वैल्यू होता है। यही हमें n क्या होता है, इट रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इट रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता, फॉर एग्जांपल ऐसे बता जनरल बताया, और यहाँ पे 5 होता। अब इन दोनों को सेम कैसे करें, हमें पता है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर दोनों को सेम करना तो इस वाले को मैं क्या करता, पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करता, दोनों क्या होता सेम होता। याद करो मैथमेटिक्स में हमने क्या था 2x + 3y। अगर मान लो y की वैल्यू 3 है और मान लो x और y दूसरे वाले का 5, अगर दोनों को सेम बना तो सिंपली क्या होता है इसको 5 से इसके 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को सेम करके फिर जो भी मेरे पास यहाँ कैंसिल आउट होता वही हमारा क्या होता है n का वैल्यू। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे दोनों का 5 होता, n का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। लेकिन याद रखना n का वैल्यू हमेशा दोनों रिएक्शन में सेम होना चाहिए, एंड द वैल्यू ऑफ n इज सेम इन बोथ द रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 10 तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 12 तो यहाँ, जब तक वैल्यू सेम नहीं है तब तक मल्टीप्लाई कर जाओ, इज सेम इन बोथ रिएक्शन। तो फाइनली यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 2। अब फॉर्मूले में चलते हैं अपना पुट करते हैं, डेल्टा जी को कितना हो गया माइनस n की जगह कितना हो गया 2, f की जगह मैं कितना लिखूंगा 96500 मल्टीप्लाई बाय EMF ऑफ सेल कितना निकल गया था 1.10। जब भी इसको सॉल्व करोगे डेल्टा जी को जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, अगर मल्टीप्लाई कर दूँ क्या 96500 इंटू कितना 1.10 इंटू 2, अगर सिंपली जो भी आंसर कर दो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव ही आंसर आने वाला है। और लास्ट में इसका ऐसे यूनिट कितना होता है जूल लिख देना, जूल लिखो या फिर जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। गिव्स फ्री एनर्जी का ऐसा यूनिट कितना होता है जूल होता है, मैं बताना भूल गया लिख लेना वहाँ पे, ऐसा यूनिट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इज जूल। जो भी आंसर है वहाँ पे जो लिख देना। आंसर तो नेगेटिव आना श्योर है क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा बस नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से मेरे पास अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, अगर मान लो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है फटाफट बता। अगर डेल्टा जी अगर मेरे पास नेगेटिव हो गया, अगर डेल्टा जी जो मेरे पास आंसर है वो तो नेगेटिव आना श्योर, देखो पूरे से मल्टीप्लाई करो तो कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा। 96500 इंटू 2, अगर चलो कर ही देता हूँ मैं 965 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 10 6 2 12 39 2 1930, तो ये मेरे पास हो गया 1930 इंटू कितना हो गया 1.10। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो डेल्टा जी फाइनली मेरे पास कितना वैल्यू है -2123000 जूल। ये मेरे पास फाइनली आंसर है। अगर मेरे पास डेल्टा जी देखो नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स रिएक्शन इज फिजिबिलिटी। रिएक्शन कैसा होगा फिजिबिलिटी, क्योंकि फिजिबिलिटी होने का मतलब क्या स्पॉन्टेनियस क्यों, अगर डेल्टा जी करोगे बस नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या जो श्योर मेरे पास जो रिएक्शन है कैसा होगा फिजिबिलिटी होगा नेचर के अंदर, या फिर क्या बोल सकता हूँ मेरे पास स्पॉन्टेनियस होगा। तो वैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा होता है। कैसे सॉल्व किया देखिए, अगर मान लो इसका आंसर मतलब पॉजिटिव हो जाता, अगर मैं सॉल्व वगैरह करता इसका आंसर पॉजिटिव आ जाता तो सिंपली रिएक्शन कैसा होता है मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर जीरो आ जाता अब कैसा होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोलता। तो आई होप सो कैसे सॉल्व किया जाता है समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को गिव्स फ्री एनर्जी को निकाला जाता है। क्वेश्चन में अगर बोलते कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालो और ऐसे बोलते कि प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी, डरना नहीं है इसको देखिए। प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी बोले इसका मतलब कि हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को चेक करना है कि हाँ ये स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं। कैसे चेक करेंगे, डेल्टा जी का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सॉल्व करूंगा, मेरे पास जो भी आंसर आएगा अगर नेगेटिव आ गया तो फिजिबिलिटी बोलूंगा यस, अगर नहीं है तो सीधे सीधे मना कर दूंगा। एक बात हमेशा देखना एन, देखो तुम यहाँ पे सब कुछ निकालोगे, एन ये फॉर्मूला है, एन भी निकाल एफ भी निकालोगे, EM ऑफ सेल भी निकालोगे, लेकिन यहाँ पे एन कैसे निकलेगा। एन निकालने का सिंपल सा तरीका जो भी यहाँ पे हो रहा है सिंपली उसको तुम्हें क्या करो रिएक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ जिंक क्या हो रहा है मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, सिंपली मैंने बना दिया। जो कॉपर है, कॉपर बेसिकली क्या कर रहा है, कॉपर जो है वो क्या कर रहा है, जो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है सिंपली उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो मैंने सिंपली लिखा। फिर हमें क्या करना होता है बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे करेंगे, अगर मान लो इसके पास 3 होता है और 5 होता है तो कैसे बैलेंस करेंगे हमें पता है। जैसे ही बैलेंस हो जाएगा तो दोनों का जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा वही क्या होता है एन का वैल्यू होता है। फिर सिंपली लिखा हम फॉर्मूले पुट करेंगे, मेरे पास फाइनली आंसर जाएगा। हमेशा याद रखना एन का वैल्यू जब तक दोनों में सेम नहीं तब तक तुम्हें मल्टीप्लाई करते जाना और यहाँ पे सॉल्व करते जाना। अब मेन मुद्दा या फिर मेन यहाँ पे फैक्टर ये होता है यार ये रिएक्शन में कैसे लिखो। तो ये रिएक्शन लिखने का सबसे फंडा और सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ। देखो जिंक के अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा सिंपली फर्स्ट में लिखो जिंक,
जो भी यहाँ पे एलिमेंट है फर्स्ट में लिखो दिस, और जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करा वो सिंपली यहाँ पे बना दो। दूसरा क्या करो, जो सेकंड एलिमेंट है सिंपली इसको ये लिखो एज इट इज, एंड जितना ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर मान लो यहाँ से 4 करा दो, सिंपली यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को करके सिंपली, और ये जो इसका चार्ज होगा वो सिंपली हट जाएगा। अगर मान लो ऐसा कुछ होता, जस्ट बता रहा हूँ, मान लो ऐसा कुछ होता है फॉर एग्जाम्पल एक्स कोई एलिमेंट है जिसने लूज किया 4 इलेक्ट्रॉन, उसने क्या किया लूज कर दिया, एंड मेरे पास कोई वाई एलिमेंट है जिस पे चार्ज कितना है मेरे पास +4, तो सिंपली क्या जो भी 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हो क्या अगर अपनी तरफ खींच के क्या होगा सिंपली वाई के अंदर फॉर्म कर लेगा, दैट्स इट। कि कैसे लिखा जाता है ये तो समझ में आ गया, बस थोड़ा सा इसको ध्यान देना, समझ में आ जाना चाहिए। अब हम चलते हैं इसका इसी पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर किस टाइप का हम लोग बन सकता है वो हम देखते हैं। इस पर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम चलेंगे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक इसका नाम नर्स इक्वेशन, वो हमें पढ़ना है। तो देखो एक तरीके से हमारा 40 to 50% हमारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अब यार 40 to 50% में क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ना, बट कोई नहीं फटाफट, क्योंकि लेंदी और ये और पी ब्लॉक थोड़ा सा लेंदी चैप्टर में फटाफट इसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। टाइम हो गया, ओहो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, कोई नहीं हम इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेसिकली इस पर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, फिर हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना, तुम्हें अगर प्रेडिक्ट करना हो ना कि यार ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं, तुम डायरेक्टली भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे देखो, जो ईएमएफ ऑफ सेल निकाला ना, देखो ईएमएफ सेल कैसा निकला है, ग्रेटर देन 0 है, 1.10 है, बस बता रहा हूँ यहाँ पे 1 पॉइंट कितना है 10 है, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। याद करो अगर ईएमएफ सेल अगर ग्रेटर देन 0 होता तो रिएक्शन कैसा होता स्पॉन्टेनियस, अरे यार भूल कर देखो यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल अगर ग्रेटर देन 0 होता तो रिएक्शन कैसा होता स्पॉन्टेनियस। देखो ग्रेटर देन 0 1.10 है यार, 0 से तो ग्रेटर देन ही है, तो रिएक्शन कैसा होगा स्पॉन्टेनियस होगा। तो डायरेक्टली भी बता सकते हो, देखिए कि ये जो हमने नोट पढ़ा, जो हमने कंक्लूजन लिखा है, फालतू में नहीं लिखा है, ये हमारे पास यूज होने वाला है। देखो ईएमएफ ऑफ सेल मुझे देख के भी मैं बता सकता हूँ कि रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है। तो डेल्टा जी अकेले ड्यूटी कर रहा था ना, उसके साथ हमने एक पेयर को बैठा दिया, मैंने बोला तुम दोनों मिलकर बताओ आपस में, तुम दोनों मिलकर ना डिसाइड करो, जिसका मन वो बता सकता है कि डेल्टा जी मेरे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो देखो डेल्टा जब मैं यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल निकाला तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है 1.10 है, मीन 0 से ग्रेटर देन आ गया, 0 से ग्रेटर देन जैसे मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ रिएक्शन कैसा स्पॉन्टेनियस। अगर मान लो ये लेस देन होता, अगर मान लो ये 0-0.4 होता तो कैसा, ये देखो ईएमएफ सेल क्या था लेस देन 0 होता, अगर लेस देन 0 होता तो सिंपली रिएक्शन कैसा होता नॉन स्पॉन्टेनियस होता, दैट्स इट, कहानी खत्म। तो हम अब ईएमएफ ऑफ सेल को भी देख के बता सकते हैं कि रिएक्शन मेरा स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कैसे देख के बता सकते हो, मैं यहाँ पे बता चुका। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसी टाइप का दे रहा हूँ, इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि प्रेडिक्ट करना है कि रिएक्शन मेरा स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, प्रेडिक्ट द, और वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में दे रहा हूँ, प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी, सुबह हो गई मामू, प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी अंडर स्टैंडर्ड, प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। हमें प्रेडिक्ट करना है फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी वर्ड का मतलब स्पॉन्टेनियस, याद रखना फिजिबिलिटी वर्ड मतलब होता है स्पॉन्टेनियस बोलो या फिर स्पॉन्टेनिटी बोलो, एक ही बात होता है। तो हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, इस बार थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ। निकल है जो भैया सॉलिड में है, उसके साथ हमारा हाइड्रोजन, मस्त हाइड्रोजन भैया H+ जो एक्वस के अंदर प्रेजेंट है, ये आपस में रिएक्ट करके बना रहा है हमारे पास Ni2+ एक्वस बना रहा है, एंड इसके साथ लेटर से H2 गैस मेरे पास क्या रिलीज हो रहा है। एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन E0 ऑफ लेटर से निकल जो है Ni2+ से बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रहा है Ni में, एंड उसका मुझे लेटर से वैल्यू गिवन है -0.25 वोल्ट। एंड जो मेरा हाइड्रोजन है E0H+, जो हाइड्रोजन होता है बेसिकली वो मेरा किस में हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है 1/2 H2 में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका मुझे EMF मुझे गिवन है 0 वोल्ट। एंड ये हमारे पास क्वेश्चन, देखो एक चीज़ यहाँ पे बताना भूलिए, जो हाइड्रोजन होता है ना बेसिकली उसका जो हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल होता है कितना होता है 0 होता है। कैसे 0 होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इतना जान लेना नोट में कि हाइड्रोजन जो होता है ना उसका ईएमएफ कितना होता है मेरे पास 0 वोल्ट होता है। कितना होता है 0 होता है। हाइड्रोजन का ईएमएफ कितना होता है 0 होता है, हमेशा दिमाग में फिट करना, हाइड्रोजन का ईएमएफ कितना होता है मेरा 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, मुझे बताना है ये रिएक्शन हमें गिवन है, प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इस रिएक्शन को देखिए प्रेडिक्ट करना है यार ये स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, फटाफट क्लिक करो बताओ। 1 मिनट का टाइम है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह कुछ निकालने का रोल ही नहीं है, सोचो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली देखो स्टार्ट करें अपना। तो आई होप सो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचा होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं किसी नॉर्मल बच्चे को बोलूँगा ना, वो क्या होगा सबसे पहले डेल्टा जी निकालेगा। डेल्टा जी का जो भी आंसर आएगा अगर नेगेटिव है तो बोलेगा यार ये रिएक्शन कैसा है नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा कैसा बोलेगा स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मेरे पास रिएक्शन। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, मैंने बोला इतना लंबा चौड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है, तुझे सिंपली प्रेडिक्ट करना है ना, तुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ पे फ्री एनर्जी तो निकालना नहीं, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी तो निकालना नहीं क्वेश्चन में। एंड क्वेश्चन में बोलता है एंड ऑल्सो फाइंड द गिब्स फ्री एनर्जी, जब तो मैं पूरा निकालता, बट यहाँ पे मुझे गिब्स फ्री एनर्जी नहीं निकाला तो मैं बच गया यहाँ पे। तो आसान तरीका क्या है, इतना लंबा प्रोसेस जाने से अच्छा बेटर क्या है
कि देख हमें पता करना है ये फिजिबिलिटी बस पता करना है, ठीक है। फिजिबिलिटी पता करने के पास दो ऑप्शन, एक तो यार मैं गिब्स फ्री एनर्जी से पता करूँ, ये थोड़ा सा लेंथ दीजिएगा। एक है मेरे पास ईएमएफ से पता कर सकता हूँ। ईएमएफ से कैसे मैं पता कर सकता हूँ, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या बोलूँगा रिएक्शन कैसा होगा। ईएमएफ जब मैं निकालूंगा इसका, अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो कैसा बोलूँगा स्पॉन्टेनियस है। अगर मेरे पास लेस देन जीरो आ गया तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मैंने बोला क्यों ना मैं इसका ईएमएफ निकाल लूँ, ईएमएफ जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आंसर दूंगा। मैंने बोला बिल्कुल से डेल्टा जी को मैंने बोला तू आराम कर, मैं ईएमएफ से निकाल के देखता हूँ, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, वरना तू डेल्टा जी तो है ही बैठा हुआ तो यार। तो मैंने बोला चलो ईएमएफ से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं सब कुछ बात हो रहा है स्टैंडर्ड में, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब तो प्रैक्टिस हो गया हो यहाँ पे कैथोड और एनोड का जो हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे अगेन रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे। तो सबसे पहले तो रिएक्शन देखिए पता करो कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है। यार कैसे पता करो, सिंपल सा मैंने बताया अपने एलिमेंट को पिकअप कर, Ni2+, ये हाइड्रोजन। मैंने बोला देख निकल है जो जो Ni है बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ni2+ में। मीन्स यार यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, यार चार्ज बढ़ रहा हो इसका मतलब तो ऑक्सीडेशन होगा। मीन्स जो निकल होगा भैया उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा जो ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड भी बेसिकली बोला जाता है। मीन्स जो हमारा निकल है वो बेसिकली किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। ये तो कंफर्म हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन H+ से बेसिकली क्या हो रहा है, H में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स +1 से बेसिकली क्या हो रहा है, 0 में जा रहा है। मीन्स यहाँ पे चार्ज अगर मेरे पास घट रहा है, अगर चार्ज मेरे पास जहाँ पे भी घट रहा होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। चलो ये पॉइंट तो क्लियर है। मीन्स अब हम देखते हैं ठीक है क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन होगा, रिडक्शन कौन होगा, हमने देख लिया। निकल पे बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ये हम क्या होगा, एनोड की तरह काम करेगा। हाइड्रोजन पे बेसिकली क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा तो बेसिकली किसकी तरह काम करेगा, मेरे पास किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। और ऑक्सीडेशन पे एनोड और जो रिडक्शन हो रहा है उस पर कैथोड काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। अब मुझे सिंपली ईएमएफ लिखना है, तो सिंपली यहाँ इन दोनों को देख के यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। तो मैंने बोला सबसे पहले निकल को Ni2+ Ni, इसका मुझे वैल्यू गिवन है -0.25 वोल्ट। मैंने पूछा निकल यहाँ पे क्या हो रहा है तेरे साथ, उसने बोला ये सबसे पहले मैंने पूछा निकल तू कैसा, उसने बोला मैं एनोड हूँ। मैंने बोला अच्छा तू एनोड है, ठीक है। अब मैंने इससे पूछा यहाँ पे तेरे साथ क्या हो रहा है, उसने बोला +2, मेरे पास दो चार्ज है, +2 से बेसिकली क्या हो रहा है, मैं +1 में जा रहा हूँ। यार चार्ज का घटना मतलब रिडक्शन हो रहा है। मीन्स यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्यों होगा। चलो सही अच्छी बात है। फिर मैंने बोला हाइड्रोजन को बोला H+ प्रोडक्ट 1/2 H2 मीन्स +1 से बेसिकली क्या रहा है, 0 में जा रहा है। और इसका मुझे वैल्यू कितना गिवन है, 0। +1 से 0 में अगेन चार्ज का मेरे पास डिक्रीज, ये भी मुझे क्या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो सिंपली लेकिन कैथोड कौन है, हाइड्रोजन वाला बेसिकली कैथोड है, एंड जो मेरे पास जो निकल वाला बेसिकली एनोड है। तो सिंपली मैं पुट करूँगा ई ऑफ कैथोड मेरे पास कितना गिवन है, 0 माइनस ई ऑफ एनोड मुझे कितना गिवन है, -0.25 माइनस कितना हो गया, +0 कितना हो गया 25, 0 + 0.25 कितना हो गया 0.25। तो ईएमएफ ऑफ सेल मेरे पास कितना निकल के आया, ई नॉट 0.25 है। 0.25 तो यार बेसिकली 0 से ग्रेटर देन होता है यार। हाँ यार अगर मान लो ईएमएफ अगर तेरे पास कभी भी 0 से अगर ग्रेटर देन है, इन दैट केस रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। सो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दैट्स इट, काम खत्म, स्पॉन्टेनियस, खत्म कहानी। देखा कितना एकदम सिंपल है। गिब्स फ्री एनर्जी का तो मैंने यूज भी नहीं किया। अगर मान लो क्वेश्चन में बोलता फाइंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, तो मैं निकालता पूरा गिब्स फ्री एनर्जी एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी, तब तो मैं पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा पूरा प्रोसेस करता। बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मैं डायरेक्टली ईएमएफ ऑफ सेल से, देखो अगर आसान तरीके से जाना हो तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालो, क्वेश्चन का और फटाफट यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, आंसर देगा। लेकिन याद रखना कैथोड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पता करना चाहिए। उसका जो यहाँ पे गिवन है इससे पूछो कि तेरे साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। अगर बोले कि रिडक्शन हो रहा है तो सिंपली क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा होगा। और यहाँ पे बोले कि मेरे साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिंपली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा होगा। फिर मैं उसको चेंज करूँ किसके अंदर, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर चेंज करूँ, फिर मैं पुट करूँगा, मेरे पास आंसर आएगा। आई होप तो यहाँ तक समझ में आ जाओ कि हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है बेसिकली उसको हम कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, कि कैसे अगर मुझे ईएमएफ या फिर फिजिबिलिटी चेक करना हो तो कैसे हम अप्लाई करते हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पे देखा। तो एक तरीके से हमारा गिब्स फ्री एनर्जी पूरा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक जो मैं यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूँगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन करा नोट आउट, बस एक बार नर्स की क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए ना, मैं दोनों कंबाइन करके देना ढेर सारे क्वेश्चन, क्योंकि अभी अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन देना स्टार्ट हो रहा तो बहुत स्मार्ट हो। अच्छा ये ऐसे अप्लाई करता, चलो इसका ये एप्लीकेशन फटाफट अप्लाई करूँगा। लेकिन जब मैं दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन दूंगा ना तो खुद से वहाँ पे सोचना पड़ेगा, अच्छा यार ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो खुद से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कैन वी स्टेयर मतलब घुमाना, कैन वी स्टेयर CuSO4 सॉल्यूशन, कैन वी स्टेयर CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर के साथ, एक्वस सॉल्यूशन विथ जिंक रॉड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब समझ रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर मेरे पास कितना होगा 298 केल्विन होगा, प्रेशर उस पर कितना लग रहा है 1 atm लग रहा होगा, एंड मेरे पास सारे सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन हो कितना 1 मोलर होगा। स्टैंडर्ड स्पेलिंग देख लेना जो भी स्टैंडर्ड कंडीशन,
मेरा क्वेश्चन ये एकदम सिंपल सा है, क्या मेरे पास एक कॉपर का स्टिक का सॉल्यूशन है, CuSO4 का एक सॉल्यूशन है, क्या मैं जिंक के रॉड से क्या इसको मैं स्टेयर कर सकता हूँ, क्या मैं उसको घुमा सकता हूँ? यस, अगर मैं बोलूँ यस तो इसके पीछे रीजन क्या है? अगर मैं इसको बोलूँ नो, अगर मैं कॉपर जिंक के रॉड से मैं उसको स्टेयर नहीं कर घुमा नहीं सकता हूँ, तो क्या रीजन क्या है वो मुझे यहाँ पे जाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि CuSO4 मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ग्लास में मेरे पास एक सॉल्यूशन रखा है, और मान लो जो जिंक का रॉड है वो स्पून है, क्या मैं उसको जिंक स्पून से क्या मैं CuSO4 सॉल्यूशन को मिक्स कर सकता हूँ? अगर यस तो उसके पीछे रीजन क्या, अगर नो तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो मुझे यहाँ पे जाना है। तो आई होप यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है अपना गिफ्ट फ्री एनर्जी। एंड बेसिकली मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से पूरा रिलेटेड कैसे फिजिबिलिटी चेक किया जाता है, कैसे स्पॉन्टेनियस को चेक किया जाता है, कैसे ईएमएफ ऑफ सेल को देखते किया, कैसे मैं ईएमएफ ऑफ सेल का यूज करके मैं बता सकता हूँ कि रिएक्शन मेरे पास फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं, वो सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिकली उसका नाम है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या यूज होगा, देखो अगर कभी मुझे हमें स्टैंडर्ड अगर ईएमएफ अगर मुझे निकालना पड़ गया तब तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कैथोड माइनस ई एनोड निकालूंगा। लेकिन जो नर्स इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन हमारा वहाँ पे यूजफुल है जहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन ना गिरो। मान लो वहाँ पे टेम्परेचर में बस 300 केल्विन लग रहा है, प्रेशर मुझे 2 ATM लग रहा हो, मीन स्टैंडर्ड कंडीशन को छोड़कर कहीं पर भी मुझे बोला जाए कि अच्छा बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, तो मैं कैसे निकाला वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। फिर ये सब कुछ हमें क्या होगा, नर्स इक्वेशन हमें सिखाता है। नर्स इक्वेशन हमें ये सिखाता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन अगर मुझे ना गिरो, इन दैट केस अगर मुझे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना तो कैसे निकालता है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल होगा, फिर हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे आना स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, बेसिकली हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने देखा था, मैं जैसे को समराइज कराऊँ जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको मैं सिंपली समराइज कराऊँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, स्टार्ट हमने किसी किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बेसिकली हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो भाई थे, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दूसरा मेरे पास क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये हमने कहानी देखा था। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, फिर हमने देखा था SRP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अरे यार स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके दो भाई थे, एक तो SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दूसरा क्या था SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को सिंपली रिप्रेजेंट करा होता तो सिंपली मैं क्या कह सकता था, E0 Mn प्लस से बेसिकली क्या होगा, क्या सही लिख रहा है, बिल्कुल गलत लिख रहा हूँ। पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना होता तो मैं कैसे लिखता था M, और मान लो इसका चार्ज मेरे पास इंक्रीज हो रहा हो, और मुझे रिडक्शन पोटेंशियल को लिखना होता तो कैसे लिखता था, मान लो M और लेटर से कोई n प्लस 4 है, और मेरे पास ये हमने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा, फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखा। इसके बाद हमने देखा था ईएमएफ ऑफ सेल निकालना हमने सीखा। अगर मुझे एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर अगर मेरे पास गिवन हो, इन दैट केस अगर मुझे ईएमएफ निकालना होता था सिंपली किसके इक्वल होता था मेरे पास, ई कैथोड माइनस ई एनोड। चलो ये पॉइंट तो क्लियर है। फिर हमने दूसरा देखा था स्टैंडर्ड, इसी में स्टैंडर्ड ईएमएफ हमने निकालना सीखा था। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हमने निकालना सीखा, वो किसके इक्वल होता है, बेसिकली E0 कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड के इक्वल होता है बेसिकली। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा था IUPAC ने हमें क्या बोला था कि हमेशा मुझे क्या होता है, बेसिकली कभी मैं पुट करूँगा तो हमेशा मुझे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, फॉर्मूले के अंदर पुट करना होता है। तो ठीक है, अब बेसिकली फिर उसके बाद हमने देखा था कि लेटेस्ट से जो EM अगर मान लो Mn प्लस से अगर M में बेसिकली क्या कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, और वहीं अगर मेरे पास E लेटर से N, वो तो मैं ऑलरेडी लिख चुका, फिर भी बताता हूँ N प्लस, अरे यार ई मेरे पास लेटर से M है, उससे अगर M N प्लस में कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली क्या होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ये हमने देखा था यहाँ पे। आज हम बेसिकली ये देखने, देखो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हमने निकालना सीख लिया। ठीक है, सॉरी मैं बोला, अभी हम ये देखने वाले हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना सीख लिया कि अगर मुझे कभी भी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना हो तो कैसे इक्वल होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड की इक्वल होता है। आज हम बेसिकली अभी अरे क्या आज बोला, अभी बेसिकली हम ये सीखेंगे कि अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे अगर मुझे ईएमएफ निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे। वो एक तो पहला हम सीखेंगे किससे, बाय नर्स इक्वेशन से। एंड दूसरा हम ये सीखेंगे आज बेसिकली अगर मुझे किसी, अरे यार आज क्यों बोल रहा हूँ, एंड बेसिकली अब उसका हम ये देखेंगे, दिमाग थोड़ा सा क्या ढीला हो गया बेसिकली। आज फिर उसका हम ये देखने वाले बेसिकली कि अगर मेरे पास अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे कि अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो हम सीख रहे हैं। यहाँ पर आज हमें दो चीज़ हमें सीखना है, अभी सीखना है। एक तो हम देखेंगे कि नर्स इक्वेशन का हेल्प लेके अगर मुझे कभी भी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर अगर मुझे ईएमएफ निकालना है तो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड कैसे निकाला जाता है तो हमने सीख लिया। लेकिन अभी हमें सीखना है, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया, क्या मैंने किसी नॉर्मल, मैंने हर एक जगह स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया, स्टैंडर्ड, क्या हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखा जहाँ पे मैं ईएमएफ निकाल रहा हूँ स्टैंडर्ड ना बोल के, बिल्कुल भी नहीं। आज हम ये देखेंगे नर्स इक्वेशन से, अरे अभी मैं ये बेसिकली ये देखने वाला हूँ कि नर्स इक्वेशन का हेल्प लेके बेसिकली कैसे हम किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे ईएमएफ निकालना हो, कितना कंसंट्रेशन हो या फिर कितना किसी भी टेम्परेचर तो कैसे निकालते हैं। एंड दूसरा हम ये सीखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे बेसिकली अगर मुझे लेटर से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन में क्या क्या सीखा है उससे पहले देख लेते हैं। नर्स इक्वेशन, नर्स नाम उसका, नर्स इक्वेशन
किस काम के लिए बना, क्या क्या सिखाएगा बेसिकली। पहला हमें सिखाएगा एट फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला तो हमें ये सिखाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं एट एनी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। यार स्टैंडर्ड तो नहीं है ना, स्टैंडर्ड ने तो हमें क्या बोला कि भैया तेरे को 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन सब करेगा, उसी टाइम में स्टैंडर्ड निकाल सकता है। लेकिन अगर मुझे मान लो ऐसा कुछ कंडीशन आ गया जहाँ पे 2 मोलर 3 मोलर 4 मोलर ऐसा कुछ गिवन, इन दैट केस में कैसे निकाला वो हमें नर्स इक्वेशन सिखाएगा। दूसरा चीज हमें नर्स इक्वेशन क्या सिखाएगा, फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन, रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अगर मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन मुझे नहीं मिल रहा है और मान लो किसी भी मुझे कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन दे 4 मोल 5 मोल 6 मोल 10 मोल ऐसा कुछ दे दिया, मोलर दे दिया, एंड टेम्परेचर लेटर से 298 598 कुछ भी केल्विन ऐसे दे दिया, इन दैट केस अगर मुझे वहाँ पे ईएमएफ निकालना कैसे निकालें वो हम सीखेंगे। एंड दूसरा हमें सीखना है यहाँ पे कि किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे निकाला जाता है वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मुला आने वाला है, 1-2 फॉर्मुला हमारे पास आने वाला जिसका हमें लर्न करना बहुत जरूरी है। उस फॉर्मुला से हमारे पास सब कुछ काम होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नर्स इक्वेशन। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा।